है कि हमें क्यों विद्यांजलि यूज करना चाहिए और विद्यांजलि को लाया भी इसीलिए गया है कि हम रसायन मुक्त जीवन जी सकें। तो मैं भैया को आमंत्रित करूंगी स्टेज पर कि वो हमें बताएं विद्यांजलि के बारे में, अरोमा थेरेपी के बारे में, कि हमें विद्यांजलि क्यों यूज करना चाहिए, विद्यांजलि में ऐसा क्या स्पेशल है कि हम इसे यूज करना ही चाहिए। ठीक है भैया, प्लीज आप आइए स्टेज पे और हमें बताइए। भैया जो है एक्चुअली इंग्लैंड से पहले वो भारत आए इसीलिए हैं क्योंकि भारत में इतनी ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं और हम लोग क्या है कि आगे चलते जा रहे हैं। हमारा जो पिछली जो संस्कृति है उसे हम वहीं छोड़ दिया है हमने, इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में बढ़ गए हैं। तो प्लीज़ अब भैया। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता। मैं सबसे पहले इस जो आप लोगों ने प्रोग्राम अरेंज किया है, श्वेता दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने इस लायक समझा। और जैसे आपकी तो बहुत तारीफ मैं सुनता रहता हूँ हमेशा श्वेता जी से कि आप समाज के प्रति और लोगों के स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक हैं। और आज यहाँ देखने ही मिल गया कि आपने उचित समझा कि एरोमा थेरेपी लोगों तक पहुँचे और मुझे आपने मौका दिया। और जब से आप इतनी मेहनत कर रहे हो यहाँ पर, और निकिता दीदी आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ईश्वर आपको बहुत बहुत आपकी सहायता करे और ये बहुत फले फूले। योग की जो यात्रा आपने शुरुआत की है बहुत आगे तक जाए, पूरा अजमेर स्वास्थ्य की ओर बढ़े। कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जानना और उनको बताना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। एरोमा थेरेपी जिसके लिए मेरे को बोला गया अभी बोलने के लिए, और वो आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन ला सकती है, आपके स्वास्थ्य में क्या परिवर्तन ला सकती है, आपके पूरे संसार में क्या परिवर्तन ला सकती है। बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट जो मिसिंग है हम लोगों को, जिसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जिसकी उत्पत्ति लगभग यहीं से हुई। अगर हम पीछे के समय में जाएं और पता करें कि पहले लोग स्वस्थ कैसे रहते थे, और जैसे हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था बताई गई है हिंदू या सनातन जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में, सब में आश्रम व्यवस्था बताई कि 25-25 वर्ष के 4 आश्रम होते हैं। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम, तीसरा आश्रम वानप्रस्थ आश्रम और चौथा आश्रम संन्यास आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम मतलब ऐसे रहो कि घर में रह के भी वन में रह रहे हो, और संन्यास आश्रम मतलब सन्यासी की तरह रहो। तो 4 आश्रम 25 वर्ष के बताए गए थे। तो इसका मतलब कि 100 साल तक की तो उम्र हुआ करती होगी एवरेज, तब तो 4 आश्रम बताए गए थे। तो शरीर तो 100 साल के लिए पैदा हुआ है। जो शरीर हमारा पैदा हुआ है, इसके डीएनए और इसकी पूरी स्टडी करेंगे हम सेलुलर लेवल पे, तो हमें पता चलेगा शरीर हमारा 100 साल के लिए जन्मा है। लेकिन हमारी औसत आयु भारत में 55 वर्ष है। 55 वर्ष, तो औसत आयु 55 वर्ष है और शरीर 100 साल के लिए। तो ये 45 साल क्या ले जा रहा है हमारे औसत में से, कि 100 साल का जन्म लेने के बाद भी सिर्फ 55 साल हम जी रहे हैं। तो क्या चीज़ हमारे अंदर से हमारे आयुष को ले जा रही है। तो वो विषयुक्त जो जीवन शैली है वो हमारे 45 साल औसत आयु के घटा रही है। क्योंकि आज से कुछ सालों पहले भी अगर हम जाएंगे तो हम पाएंगे कि हमारे जो दादा परदादा थे वो भी 80-90 साल जीते थे। और उसके भी पहले अगर हम इतिहास के पन्ने खोलें, जब अंग्रेज हमारे भारत में आए थे उस समय भी 90 साल 100 साल एक औसत आयु थी उस समय। और जब अंग्रेज यहाँ से गए तब हमारी आयु गिर के 45 साल के लगभग 45 से 50 साल के बीच में आई। फिर उसके बाद मेडिकल एडवांसमेंट हुए इस देश में, और मेडिकल एडवांसमेंट के कारण कहते हैं कि एवरेज आयु बढ़ रही है और बढ़ के 55 पे पहुँच गई है। ये बहुत अच्छा साइन नहीं है। कॉन्टेम्पररी अगर हम देखें पिछले 50 साल में तो हम कहेंगे बहुत अच्छा है, 5 साल का एवरेज हमारा बढ़ा है। लेकिन अगर हम उसको 200 साल पीछे इतिहास में जाके देखेंगे तो हमारा पतन हुआ है बहुत जबरदस्त। और क्यों हुआ है? वो हमारे लाइफस्टाइल के कारण। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, आज डिसीजेस कोई भी बात करें, आज डॉक्टर्स
डिसीजेस की बात करते हैं, वो मेडिकल टर्म में डिसऑर्डर्स कहलाते हैं, वो डिसीजेस नहीं है, क्योंकि डिजीज कोई परमानेंट डैमेज हो सकता है। डिसऑर्डर मतलब कि ऑर्डर में नहीं फंक्शनिंग कर रही है बॉडी। ऑर्डर में क्यों नहीं काम कर रही है? क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें उस ऑर्डर में चलने के लिए, हमें ना चलने के लिए कुछ रुकावट पैदा कर रहे हैं, और वो होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, हम किस पे डिपेंडेंट है? आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, इस सेशन को थोड़ा इंटरेक्टिव करते हैं। अगर आपको भोजन ना मिले खाने, तो आप कितने दिन तक जी पाएंगे? कोई जवाब देना चाहेगा? लगभग कितने दिन तक हम जी पाएंगे अगर हमें भोजन ना मिले खाने? 15 दिन, 20 दिन लगभग हम जी पाएंगे। और शायद कोई और बहुत त्यागी तपस्वी होगा तो 1 महीना, 2 महीना। बहुत ही किसी का कभी सुनने में आया कि वो एक में 7.5 अरब की जनसंख्या में 1-2 केसेस ऐसे हैं जिन्होंने जीवन पर्यंत भोजन नहीं किया और वो जिंदा है। लेकिन औसतन 5 से 7 दिन में हम लष्ट-पष्ट हो जाएंगे, 10-15 दिन में शायद उनमें से बहुत लोग भगवान को प्यारे हो जाएंगे। ठीक है, हम पानी नहीं पिएंगे तो कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं? कोई एवरेज, कोई विचार करके बता सकता है? कोई गैस है? और आप लोग मेरी बात अगर नहीं सुन पा रहे हैं तो थोड़ा आगे आ सकते हैं, ज्यादा रश तो है नहीं। तो आपके पीछे आवाज आ रही है सब लोग? अच्छा, तो कितने दिन तक बिना पानी के जी सकते हैं आप लोग? लगभग एवरेज कुछ कोई गैस करना चाहता है? 10 दिन बिना पानी के जी सकते हैं हम लोग। तो 20 दिन बिना खाने के जी सकते हैं, 10 दिन बिना पानी के जी सकते हैं। बिना सांस के कितने दिन जी सकते हैं? नहीं। तो अगर हम देखें तो हमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले हमें ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट है, श्वास इम्पोर्टेंट है। इसलिए तो सब प्राणायाम में श्वसन क्रिया कराते हैं। क्यों? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? श्वास। इसके बिना तो हम बिल्कुल नहीं जी सकते। फिर शायद उसके बाद होगा पानी, और फिर उसके बाद होगी भोजन। अच्छा, ये तो 3 चीजें होगी एक्सटर्नल जो हमें बाहर से मिल रही हैं, अंदर आ रही है। ठीक है, तो अब इन तीनों में अगर हमें सबसे इम्पोर्टेंट था वो है हमारा एयर, ब्रीदिंग, और उसमें ऑक्सीजन। तो पिछले 50 साल में मैं अगर आपसे जानने की कोशिश करूं, और आप में से शायद कुछ लोग 50 साल की आयु के ऊपर हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पिछले 50 साल में हमने पेड़ ज्यादा लगाए या पेड़ ज्यादा काटे? और हमने कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पैदा करी या कम पैदा करी? ज्यादा पैदा करी। मतलब हम जो सांस ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी आई है, और वो कमी इतनी आई है कि हमारा शरीर आज के तारीख में एसिडिक शरीर है। हम लोग जो बेसिक शरीर में जीते थे, आज एसिडिक शरीर है हमारा पीएच लेवल बहुत ज्यादा एसिडिटी की तरफ है। इसका मतलब नहीं पूरे बॉडी का, क्योंकि हम ऑक्सीजन डेफिशिएंसी में जी रहे हैं पूरी दुनिया, और खासतौर में भारत, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा पेड़ काटे गए हैं, भारत में सबसे ज्यादा पोल्यूशन हुआ है चाइना के साथ साथ। चाइना फिर भी बहुत जागरूक होता जा रहा है इन चीजों को लेकर, लेकिन भारत में अभी जागरूकता की कमी है। तो हमारा ऑक्सीजन, जिसके ऊपर हम कुछ क्षण में भी मर सकते हैं, उसकी डिपेंडेंसी जिसकी सबसे अधिक है, हमने सबसे कम उस पर ध्यान दिया। पहली बात तो हमारी ऑक्सीजन, हमारी एयर, हमारी ब्रीदेबिलिटी पे इफेक्ट आया, जिससे हमारे जीवन के, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इफेक्ट है अल्टीमेटली। नंबर 2 पे आता है हमारा पानी। तो आपको लगता है कि पहले जो पानी हुआ करता होगा उसकी कंपैरिजन में आज का पानी कितना स्वस्थ पानी है, कितना साफ पानी है? आज हम लोग रिसाइकिल वाटर पी रहे हैं। हमारे यहाँ से सारा सीवेज जाता है और कहीं जाके गिरता है, वहां से वापस से क्लीन होता है, ब्लीचिंग होती है उसकी, है ना, और उसमें क्लोरीन वगैरह मिला के क्लीन करके वापस आज हम लोग रिसाइकिल पानी पीते हैं। तो पानी हमारा आज बहुत, और जब ये पानी और खेत से जब निकलता है, बारिश होती है और वो नदी पोखरों में भराता है, तो खेत के ऊपर जितना हाई क्वांटिटी में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर डाला जाता है, वो उसमें कंटेमिनेट होके वही पानी जो है नदी पोखरों में मिलता है, और वही रिसाइकिल होकर हमारे तक आता है और हम पीते हैं उसको। तो पानी हमारा पॉइजनस है, एयर हमारी पॉइजनस है, ऑक्सीजन लेवल डाउन है। फिर आता है नंबर भोजन का। जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे, तब हम लोग सबसे ज्यादा समृद्धिशील देश थे, सबसे ज्यादा अमीर थे, हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। जब अंग्रेज यहाँ से गए तो हम सबसे ज्यादा भूखमरी के शिकार थे, और अंग्रेज यहाँ ऐसे आसानी से नहीं चले गए, देश का विभाजन करके गए।
और विभाजन करके समस्याओं में छोड़कर गए, ऐसी समस्याएं जिनका आज तक भी हम हल नहीं निकाल पाए। तो हमारे यहाँ उनके जाने के बाद इमीडिएट फूड शॉर्टेज हुई और 1960 के दशक में हमारे यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति का प्रवेश हुआ। और हरित क्रांति का मतलब यह है कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज कराया जाए, और ये जानबूझ के, चाहे यील्ड उससे बढ़ भी ना रही हो, लेकिन कराया गया। और ये स्थिति होगी आज की बिना यूरिया डाले, बिना डीएपी डाले अनाज पैदा नहीं होता जमीन में से। हम लोग अब संघर्ष कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर 1%, 2% हिस्सों में ये संघर्ष कामयाब हो रहा है। बाकी देखा जाए तो आज जो फूड सिस्टम है हमारा, वो भी पूरी तरह से पॉल्यूटेड है। हाईली पॉइजनस फूड हम लोग खा रहे हैं। तो ये जो हम लोग फूड पॉइजनस खा रहे हैं, एयर पॉइजनस पी रहे हैं और पानी पॉइजनस पी रहे हैं, इसके कारण हम लोगों की जो 100 साल का आयुष है वो घटकर 55 साल रह गया, और बहुत लोग तो बहुत पहले बड़ी बड़ी डिसीजेस से मर रहे हैं। अच्छा, आप में जितने लोग भी बैठे हैं, मैं ये जानना चाहूँगा, आपके घर में या आपके करीबी रिश्तेदार में कोई कैंसर से खत्म हुआ? जो के घर में खत्म हुआ हाथ उठा के बताएंगे क्या? कैंसर में आपका कोई करीबी रिश्तेदार, आपका दोस्त यार कोई कैंसर में खत्म हुआ? तो मैं देख रहा हूँ लगभग 50% लोग, 40% लोग आज हाथ उठाएंगे। 40-50% पॉपुलेशन में वो फैमिलीज हैं जिनका बहुत करीबी कैंसर में गया है। आज से 50 साल पहले अगर पूछूं कि कैंसर नाम की कोई बीमारी होती थी, तो आप इतिहास के पन्ने खोलेंगे तो नहीं होती थी। नेक्रोसिस, कैंसर एक प्रोसेस थी सेल एपोप्टोसिस की, मतलब कि जो सेल ग्रोथ को, वृद्धि को प्राप्त होते हैं और जो अति वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उनको बॉडी खुद ब खुद खा जाती थी। उसे एपोप्टोसिस प्रोसेस कहते हैं। लेकिन जब वो एपोप्टोसिस प्रोसेस की कमी आती है, तो वो हमारे अंदर के जीन्स समझ नहीं पाते कि इन सेल्स को हमें खाना है, और वो सेल्स वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। और जब वो इरेगुलर ग्रोथ होती है तो वो ट्यूमर फॉर्म होता है, और ट्यूमर के बाद वो 3rd स्टेज कैंसर में बदल जाता है, 4th स्टेज कैंसर में, और पेशेंट मारा जाता है। अगर पिछले 50 साल का इतिहास देखें तो पिछले 10 साल में जो कैंसर में पीक राइज आई है वो पहले नहीं थी। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं हमारे। एक और हमने काम किया इंटरनल ऑर्गन्स में हम लोगों ने काम करना बहुत पहले से बंद कर दिया। सर के माध्यम से और दीदी के माध्यम से अभी ये काम आप लोग कर रहे हैं इस योग केंद्र में। तो जब आप क्रियाएं करते हैं या श्वसन की क्रियाएं करते हैं या आप दूसरी योग क्रियाएं करते हैं, तो आप इंटरनल जो ऑर्गन्स है उनको एक्टिवेट कर रहे हैं, उन ऑर्गन्स को एक्टिवेट कर रहे हैं ताकि आप रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे इम्यूनिटी पावर कहते हैं, इम्यूनिटी पावर को आप इनहेंस कर रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि ये करने के लिए किसके पास समय नहीं बचा, और अब जो युवा पीढ़ी है वो थोड़ा सा वेस्टर्नाइज हो रही है। वो योगा की अहमियत को अब तो खैर समझने लगे, कुछ 5 साल में 10 साल में कुछ परिवर्तन आया, लेकिन योगा सेंटर से ज्यादा जिम्स खुल रहे हैं पूरे भारत में, और जिम काम करता है मसल्स के ऊपर, योगा काम करता है इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर। मसल्स डोले शोले तो बहुत अच्छे बन जाएंगे, एप्स निकल आएंगे, फिजिकल आप चुस्त दिखाई दोगे, लेकिन इंटरनल ऑर्गन पे सिर्फ योगा काम करने की प्रैक्टिस, इतने सारे आसन जो हम करते हैं और बहुत सारे आसन आप लोग करते होंगे यहाँ पर, वो क्या काम करते हैं? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिवेट करते हैं, और जब इंटरनल ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं तो हमारा हार्मोनल बैलेंस रहता है, हार्मोनल बैलेंस रहता है, एंजाइम्स का बैलेंस रहता है, और हमारे बॉडी में जो शुगर लेवल है वो बैलेंस रहता है। और जब ये एंडोक्राइन सिस्टम इफेक्टिवली काम करता है शरीर में, तो बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हमें उस रोग से लड़ने की ताकत देते हैं। तो आपको शायद हैरत होगी इस बात को जानकर कि हमारे शरीर में ऐसा सिस्टम है कि हम 32 किलो जहर भी पचा सकते हैं। हमारी आंतें 32 किलो जहर को अपने अंदर रख सकती हैं। और योग के माध्यम से जब हम मल का प्रक्षालन करते हैं, लघु शंख प्रक्षालन वगैरह जो क्रियाएं हैं, उसमें वही जो हमारे हाथों में फंसा हुआ मल और जहर है, वो उसको हम प्रक्षालित करके शरीर से उस दोष को बाहर करते रहते नित्य। लेकिन ये कितने लोग करते हैं? ये विज्ञान है, और बहुत ही बड़ा विज्ञान है, जो आप लोग लकी हैं कि इतने अच्छा सेंटर है और इतने अच्छे सर मैडम है जो कि आपको ये ज्ञान बता रहे हैं। ये इस ज्ञान में इतनी ताकत है कि आप शरीर से सारे डिटॉक्स करते जाते हैं आप जब यहाँ योगा सेंटर में आते हैं।
लेकिन पूरे अजमेर में कितने लोग योगा कर रहे हैं आज के तारीख में? यद्यपि कितने उसके प्रपोर्शन में, अगर आज 1% पॉपुलेशन या 2% पॉपुलेशन पूरे अजमेर डिस्ट्रिक्ट की अगर योगा करती होगी, तो 98-97% पॉपुलेशन है जो योगा नहीं करती है और जो कंटिन्यूसली एयर, वाटर एंड सॉइल के माध्यम से, फूड के माध्यम से अपने अंदर टॉक्सिन्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो अब दो तरीका बचता है। एक तरीका ये बचता है कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको हम कंट्रोल करें। वो पूरी तरह से कंट्रोल हमारे हाथ में हो नहीं सकते। फूड चेन को हम बदल नहीं सकते, कोशिश करना चाहिए, ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए, ऑर्गेनिक फूड सप्लायर से उसको इज्जत से देखना चाहिए, हमें अपने किचन गार्डन में ऑर्गेनिक फूड लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें डिपेंडेंट होना चाहिए हमारे खुद के प्रोडक्शन पे। हमारे पास अगर कैपेसिटी है, गांव के आसपास छोटी मोटी जमीन खरीद सकते हैं, वहां पर अपनी ऑर्गेनिक खेती करें, उस पर सेल्फ सस्टेंड हो, कम से कम केमिकल से युक्त जो भोजन है उसको हटाएं अपने। अगर उपलब्ध है ज्यादा प्राइस में भी तो वो खरीद के खाएं, पेस्टिसाइड वाला ना खाएं, ये जहर अपने अंदर ना लें। दूसरा, श्वसन आदि क्रियाएं जो भी योग की है, प्राणायाम वगैरह, उससे अपने ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करें, क्योंकि आपकी ब्रीदिंग में ऑक्सीजन तो नहीं मिल रही, लेकिन चूंकि आप क्रियाएं कर रहे हैं इस तरह से प्राणायाम की, तो आप कॉन्सेंट्रेशन वो कम, जो डिप्लीशन भी है, ऑक्सीजन का लेवल मान लो 80% होना चाहिए एयर के अंदर, आज वो घट के 40% हो गया, लेकिन आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके उसका कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो आपकी ऑक्सीजन कंजम्पशन ज्यादा हो रही है, बेटर बॉडी फंक्शन करेगी। तो दूसरा ये तरीका है। तीसरा ये है कि ज्यादा से ज्यादा पोल्यूशन से बचें, और चौथा ये है कि ऐसे चीजों का अपने अंदर समावेश करें, जैसे बहुत सारी चीजें हम मुंह के माध्यम से खाते हैं, इसी प्रकार पूरे के पूरे चर्म के ऊपर बारीक बारीक छिद्र हैं जिनको भी मुंह कहा जाता है, स्किन का। हम सिर्फ मुंह से नहीं खाते, हम पूरे चर्म से खाते हैं। तो अगर आप ऐसी चीजें अपने शरीर पे लगा रहे हैं जो कि अंदर जाके आपके एंडोक्राइन सिस्टम को डिसबैलेंस कर रहे हैं, आपका हार्मोनल सिस्टम को डिसबैलेंस कर रहा है, तो कभी ना कभी